Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. जैसे कि संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दी है। अब इसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हम पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। तो यहाँ बात करते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, निर्माण हुआ, उसकी समितियाँ कौन कौन सी थी। इसके अंदर हम बात करते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली क्या रही थी। कार्य प्रणाली मतलब उन लोगों ने मिलकर किस तरह से अपना कार्य पूरा किया। तो ग्रेनविल ऑस्टिन हैं, ये विद्वान हैं, तो इन्होंने कहा कि संविधान के निर्माण में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो संविधान सभा ने क्या करा था कि किसी भी पक्ष पर विचार विमर्श करने की कोशिश की, एक दूसरे के मतों का सम्मान किया और बहुमत से निर्णय लेने की बजाय आम सहमति से निर्णय लेने की कोशिश की। क्योंकि अगर बहुमत से निर्णय लेते तो कई बार इतने ज़्यादा मनमुटाव हो गए थे कि किसी विषय पर क्या राय रखी जाए, पक्ष रखा जाए, इसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कंफ्यूज हो रहे थे। इसीलिए इन्होंने आम सहमति से निर्णय लेने की कोशिश, और इसके अंदर ये कोशिश की गई थी कि किस तरह से जितने भी हमारे गैर कांग्रेसी सदस्य उनकी राय को भी शामिल किया जाए। तो संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने किसी विशेष विचारधारा को अपनाया नहीं, बल्कि सभी विचारों को प्राथमिकता दी, सभी विचारों को सम्मान दिया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष अमेरिका की अध्यक्ष शासन प्रणाली भी थी, ब्रिटेन की संसदीय थी। तो इन्होंने क्या करा, अपने अपने दृष्टिकोण के द्वारा इन्होंने उस चीज को पाने की कोशिश की। तो संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के सदस्य एस.एन. अग्रवाल जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर भारत के भविष्य के संविधान निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें गांधीवादी विचारधारा का सम्मान करना चाहिए और उसी के आधार पर अपने राम राज्य की संकल्पना का विचार रखना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में जो ज़्यादातर सदस्य थे वो उदारवादी विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा है वो भी यूरोपीय देशों में हुई और वहाँ स्वतंत्रता थी, कानून का सम्मान था और धार्मिक स्वतंत्रता थी। इसी चीज़ों पर उन्होंने बल दिया। और कह सकते हैं कि इसके अंदर जो साम्यवादी सोवियत संघ है उसका भी अत्यधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो जब किसी समिति में या किसी टीम में मेंबर्स अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं तो उसके लेखन पर अलग अलग विचारधाराओं की छाप भी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ वो किसी एक के विचार का नहीं, बल्कि अनेक लोगों के विचारों की छाप है, उनकी विचारधाराएं हैं जो उन्होंने अलग अलग जगह जाकर ग्रहण की। संविधान सभा की प्रकृति। तो संविधान सभा की प्रकृति किस तरह थी? तो इसके अंदर निर्वाचित सदस्य थे और मनोनीत सदस्य थे। तो इनका चुनाव किस आधार पर हुआ था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ था। और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं उन्हें तो डायरेक्ट चुना गया था, यानी मनोनीत किया गया था। जिस तरह से आजकल राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, उसी तरह से उस टाइम 93 देशी रियासतों के लोगों को मनोनीत किया गया था। और देशी रियासतों के राजा अपने शासन में स्वतंत्र थे और उनके ऊपर भी ब्रिटेन की ही छाप थी। तो इसीलिए संविधान सभा में कांग्रेस दल का निर्णायक बहुमत होने के कारण उनकी भूमिका ज़्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसीलिए कहा भी जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। तो संविधान सभा में कांग्रेस का निर्णायक प्रभुत्व था, लेकिन कह सकते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, प्रोफेसर के.टी. शाह हैं, तो इन जैसे कुछ और नेताएं हैं जो गैर कांग्रेसी थे, उनकी भी छाप देखने के लिए मिलती है। तो हम कांग्रेस को ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक ही विचारधारा से सीमित था। कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग जाति, भाषा, धर्म
क्षेत्र के लोग थे, तो प्रतिनिधित्व था। तो कांग्रेस विविधतापूर्ण भारत का एक छोटा सा रूप था जिसके अंदर अलग अलग विचार के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग शामिल थे। और संविधान सभा से संबंधित विवाद, अब ऐसा तो नहीं कि जब किसी चीज़ पे कोई लोग काम कर रहे हैं और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो और विवाद ना हो, तो इसके अंदर क्या था कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा की गई घोषणा पर आधारित था। साथ ही कैबिनेट मिशन ने केंद्र सरकार को मात्र 3 विभाग दिए थे, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, और इन तीनों को विभागों को चलाने के लिए राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। भारतीय शासन पहले ब्रिटिश संसद के अंतर्गत था, इसीलिए संविधान सभा का गठन ब्रिटेन की संसद में पारित प्रस्ताव पर आधारित था। इस कारण कई आलोचकों ने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान सभा संप्रभुत्व नहीं थी और संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, ना कि भारतीय लोगों ने संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जाता है कि जो हमारा संविधान है वो तो ब्रिटेन का ही संविधान है, और जबकि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है और अलिखित है। और देख लो आज भी उसमें सुचारू रूप से शासन चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पीरियड में देखा जाए तो ज़्यादातर संविधान है वो लिखित हैं। तो अब इसमें कह सकते हैं हम, भारत तत्कालीन समय में ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसीलिए संविधान सभा का जो गठन है उसका आधार भी ब्रिटिश ही थी, तो क्योंकि उनके नियंत्रण में था। लेकिन ये कहा गया था कि बाद में जो भी शक्तियाँ हैं वो सारी हस्तांतरित कर दी जाएंगी जब आज़ादी दी जाएगी। तो संप्रभुता का अभिप्राय यह है कि संप्रभुता थी, लेकिन उस टाइम संप्रभुता नहीं थी क्योंकि उस टाइम तो हम आज़ाद भी नहीं थे। तो ये हम आज़ादी प्राप्त करने के लिए ही संविधान को बना रहे थे कि किस तरह से जब आज़ादी प्राप्त हो जाएगी तो हमारा संविधान कार्य करेगा। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व पूर्ण स्वरूप, तो इसके अंदर क्या था कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है, भारत की आम जनता द्वारा किया गया है, बल्कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ है। तो यह आरोप भी लगाया जाता है कि वो भारतीय आम जनता ने नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने किया गया है जो पहले से ही चुने जा चुके थे। तो उनमें से ही लोगों ने संविधान सभा के मेंबरों को चुना। तो यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार 28.5% नागरिकों को ही दिया गया था, यानी 28.5% नागरिकों को ही दिया गया था जो संपत्तिशाली थे, शिक्षित थे। इसीलिए जो जनसंख्या का अधिकांश भाग है उन्होंने तो वोटिंग की ही नहीं थी। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि संविधान सभा बनाने में आम जनता का इन्वॉल्वमेंट तो था ही। लेकिन हमें संविधान सभा को अप्रतिनिधित्व पूर्ण करने से पहले कुछ परिस्थितियों को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि जो उस टाइम जब संविधान बन रहा था विद्यमान थी। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के विलय की समस्या थी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में उपद्रवीय गतिविधियां कायम थी, आज़ादी के समय मद्रास प्रांत सूखे की चपेट में आ गया था, सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी संविधान सभा के निर्माण के लिए आम निर्वाचन कराना मुमकिन ही नहीं था। जबकि आज़ादी मिली उसके बाद भी पहले आम चुनाव हमारे 1950 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन वह 1952 में जाके हुए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अनपढ़ थी और पहले की जो औरतें थी वो अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं लेती थी। इसीलिए जब पहली मतगणना करने गए तो उसके अंदर व्यक्तियों के नाम गलत लिख लिए गए, अला की बीबी, फला की बीबी, तो इस तरह से कुछ करके नाम लिखे गए। तो संविधान निर्माण विशेषज्ञता का कार्य है, तो इसीलिए विशेषज्ञ लोगों द्वारा संविधान निर्माण लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वह सारे पढ़े लिखे थे
उन्हें नॉलेज थी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी थी। इसीलिए संविधान को गलत कहना बेकार होगा, क्योंकि आज आप देख सकते हो हमारे देश का शासन सुचारू रूप से चल रहा है और वह भी संविधान के द्वारा ही, और उन्हीं लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने में मदद की। ये थी मेरी वीडियो जो संविधान सभा से रिलेटेड थी, किस तरह से उनका चुनाव हुआ, कैसे मतभेद हुए, कैसे लोगों ने आरोप लगाए, कितनी समितियाँ थी, कितने लोगों ने वर्क किया, कितने सत्र चले। तो अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। Thanks for watching KS Classes.